जब आप शूट करके आते हैं और अपनी इमेजेस को कंप्यूटर पे चेक करते हैं तो वहां पर आपको कुछ इमेजेस ब्लर्ड दिखाई देती हैं और आपको लगता है कि ऐसा आपके कैमरा की वजह से हुआ है या आपके लेंस की वजह से हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी में जितने भी कैमराज हैं, चाहे वो जितने भी सस्ते क्यों ना हो, वो सभी शार्प इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। सबका फोकस बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम है आपकी सेटिंग्स में। अगर आपको आपके कैमरा की सेटिंग्स या आपको एक्सपोजर टेक्निक्स सही से आती हैं तो आप किसी भी तरीके के सिनेरियो के अंदर शार्पेस्ट इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपको ऐसे 5 टिप्स या सेटिंग्स दूंगा जिनको अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपकी इमेजेस कभी भी आउट ऑफ फोकस या ब्लर्ड नहीं होंगी। इससे पहले कि मैं आपको टिप्स देनी शुरू करूं, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको जो इमेज ब्लर्ड लगती है वो ब्लर्ड ही है या वो आउट ऑफ फोकस है? मेरे से इतनी बार लोग पूछते हैं और ये कहते हैं कि इस कैमरा के अंदर मेरी इमेजेस ब्लर्ड आ रही हैं, और मैं उनसे सिंपल सी एक बात पूछता हूं कि क्या ब्लर आ रही हैं या आउट ऑफ फोकस हो रही हैं या सॉफ्ट हो रही हैं? तो इन तीनों चीजों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, और जब तक आपको ये डिफरेंस नहीं समझ में आएगा आप इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लर इमेजेस, आउट ऑफ फोकस इमेजेस और सॉफ्ट इमेजेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो यहां पर जो आप सबसे पहली इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर ब्लर है। आप यहां पर एजेस पे देख सकते हैं। ये जो ब्लर है ये या तो आपके सब्जेक्ट के हिलने की वजह से आता है या फिर आपका कैमरा हिलने की वजह से आता है, और इसको हम बोलते हैं मोशन ब्लर। और यहां पर जो आप दूसरी इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है आउट ऑफ फोकस, यानी कि आपने जब कैमरे का शटर को दबाया है, जब आपने इमेज को कैप्चर किया है, तब तक आपका कैमरा सही तरीके से फोकस नहीं कर पाया था या उसने फोकस करके छोड़ दिया था। और यहां पर जो तीसरी इमेज है, इस तीसरी इमेज के अंदर जो आपको सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है वो इस वजह से है क्योंकि आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड थी वो काफी ज्यादा शैलो थी, और जिस जगह पर आपको फोकस चाहिए था आप उस जगह पे फोकस नहीं रख पाए। वो फोकस यहां से शिफ्ट हो गया, इसलिए आपकी मेन इमेज सॉफ्ट हो गई है। सो अब आपको यहां पर यह समझ में आ गया कि इन तीनों चीजों के अंदर डिफरेंस क्या है, ब्लर्ड इमेजेस क्या होती हैं, सॉफ्ट फोकस क्या होता है और आउट ऑफ फोकस इमेजेस क्या होती हैं। तो अब एक एक करके हम यहां पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं वो टिप्स डेफिनेटली अगर आपने फॉलो की तो आपकी इमेजेस कभी भी इसके बाद ना तो ब्लर होंगी, ना आउट ऑफ फोकस होंगी, ना सॉफ्ट होंगी। तो शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से। यूज द एप्रोप्रिएट शटर स्पीड। मतलब ये कि आपको शटर स्पीड को बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए। जब भी आपकी इमेज ब्लर हो रही है या उसके अंदर मोशन ब्लर आ रहा है तो उसके पीछे सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन कि आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, और दूसरा रीजन कि आपका कैमरा क्लिक करते टाइम पर हिल गया। और इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन है कि आप करेक्ट शटर स्पीड को चूज करें। तो अब करेक्ट शटर स्पीड क्या है उसको हम यहां पे समझ लेते हैं। तो शटर स्पीड को सबसे पहली चीज तो चूज करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट कम से कम आपकी शटर स्पीड हो। अगर ऐसा होगा तो आपके कैमरा के मूवमेंट से जो मोशन ब्लर आता है वो नहीं आए। अब ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आप 50 mm का लेंस अगर फुल फ्रेम बॉडी के ऊपर यूज करेंगे तो आपकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, वो 50 mm ही रहेगी। तो ऐसे में आपकी शटर स्पीड इक्विवेलेंट टू योर फोकल लेंथ होनी चाहिए, यानी कि आपकी शटर स्पीड भी आपकी फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, जो कि होगी 1/50। पर अगर आप 50 mm का लेंस किसी क्रॉप सेंसर बॉडी के ऊपर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, इंटू 1.5 हो जाएगी, और वो होगी 75। तो आपका जो मिनिमम शटर स्पीड है वो 1/80 होगी। तो 1/80 से नीचे अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपके कैमरे की मूवमेंट की वजह से मोशन ब्लर आने के चांसेस रहेंगे। अब दूसरे सिनेरियो को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आपका सब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, वो कितना स्पीड में मूव कर रहा है इसके ऊपर भी आपकी शटर स्पीड डिपेंड करेगी। नाउ लेट्स से कि आप एक सिंपल हेडशॉट ले रहे हैं, एक पोर्ट्रेट खींच रहे हैं, तो वहां पर आपके सब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसे में आप 1/60 भी रखेंगे या इक्विवेलेंट टू योर फोकल लेंथ रखेंगे तो वहां पर आपको मोशन ब्लर नहीं देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन अगर आप कोई फैशन शूट कर रहे हैं या आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हैं जहां पर कि आपकी मॉडल मूव कर रही है या वेडिंग में आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऐसे में आपको शटर स्पीड को 1/150 से ऊपर ही रखना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा कि 1/200 रखें तो ज्यादा बेटर होगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप शटर स्पीड को बहुत सोच समझ के सेट करेंगे तो आपकी इमेजेस के अंदर मोशन ब्लर नहीं आएगा जब तक कि आप ना चाहें। अगली मेरी टिप है चूज द एएफ मोड प्रॉपर्ली, यानी कि आपको आपके कैमरा के अंदर ऑटो फोकस मोड्स को बहुत प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो ये नहीं ध्यान रख पाते कि उनको एएफएस कब सेलेक्ट करना है और एएफसी कब सेलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है, यानी कि आप कोई पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हैं या आप कोई ऐसा फैशन शॉट ले रहे हैं जहां पर कि आपका मॉडल मूव करके वापस एक पोज में खड़ा हो जाता है, तो वहां पर आपको सिंगल ऑटो फोकस चाहिए, यानी कि आपके कैमरे को एक ही बार फोकस करना है, इमेज क्लिक करनी है और फोकस को छोड़ देना है और दूसरी बार आपको फिर से फोकस करना है। सो ऐसे में आपको AFS यूज करना है। AFC आपको वहां पे चूज करना है जहां पर कि आपका सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हो और आपको बीच बीच में शॉट्स लेने हैं और आप चाहते हैं कि आपका कैमरा कंटिन्यूअसली आपके सब्जेक्ट को ट्रैक करता रहे। सो ये दोनों चीजों में से कौन सा कब सेलेक्ट करना है ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। इसके बाद में भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एरिया मोड, यानी कि आपके ऑटो फोकस का एरिया क्या रहेगा। मिररलेस कैमरा से पहले सिंपल होता था जहां पर कि आपको मिलता था ऑटो एरिया मोड, आपको मिलता था सिंगल पॉइंट एरिया, आपको मिलता था 3D या अलग अलग ब्रांड के कैमरास के अंदर अलग अलग मोड्स होते थे। पर अब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब ऑप्शंस बढ़ गए हैं। अब आपके पास में आई ट्रैकिंग भी है, अब आपके पास फेस ट्रैकिंग है, अब आपके पास वाइड एरिया है, आपके पास में लार्ज एरिया है। सो ऐसे में कौन सा एरिया मोड सेलेक्ट करें, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आपके कैमरा के अंदर जो ऑटो एरिया मोड है वो आपको कभी सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में आपका कैमरा खुद ही ये डिसाइड करेगा कि उसको फोकस कहां रखना है। तो ऑटो एरिया मोड आपका खत्म हो जाता है। सो अब आपके पास में जो एक बेसिक ऑप्शन जो पहले डीएसएलआर्स में होता था वो है सिंगल पॉइंट फोकस। तो सिंगल पॉइंट फोकस ज्यादा बेटर है क्योंकि आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपको फोकस कहां पे चाहिए। जब हम पहले शूट करते थे डीएसएलआर से, सो हमारा शूट होता था कि पहले हम फोकस करते थे, आई के ऊपर पॉइंट रखते थे और उसके बाद रिकंपोज करते थे शॉट, जो कि ज्यादा बेहतर तरीका था। लेकिन अब मिररलेस कैमरास के अंदर आप अगर किसी इंसान को शूट कर रहे हैं सो वहां पर आई ट्रैकिंग होती है और आई ट्रैकिंग बहुत आराम से सब्जेक्ट को ट्रैक करती रहती है, फोकस करती रहती है और आप शूट कर सकते हैं। पर जहां मल्टीपल लोग हो जाते हैं ऐसे में आपको लार्ज एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। सो बेसिकली आपको आपके कैमरा के अंदर फोकसिंग मोड्स और एरिया मोड्स इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए शूट पे जाने से पहले। अगर ये दोनों चीजें आप सही तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेजेस का फोकस कभी भी आउट नहीं हो सकता। तीसरी मेरी टिप है चूज द करेक्ट अपर्चर वैल्यू। अपर्चर का काम सिर्फ ब्राइटनेस या एक्सपोजर को बढ़ाना ही नहीं होता है, अपर्चर का काम डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना भी होता है। जब आप किसी हेडशॉट को शूट करते हैं और वहां पर आपको स्किन या आई थोड़ी सॉफ्ट नजर आती है, तो आप वहां पर एक चीज नोटिस करें कि आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत ज्यादा शैलो थी, इसी वजह से नोज फोकस में रही और आईज सॉफ्ट हो गई, या आईज फोकस के अंदर रही और बाकी का फेस का एरिया सॉफ्ट हो गया। सो बेसिकली अपर्चर की वजह से आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो रही है, डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आपको फोकस एरिया काफी कम मिल रहा है। अब मैंने अक्सर ये देखा है जिन लोगों के पास में 1.8 का लेंस होता है वो 1.8 पर ही शूट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपना सब्जेक्ट से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए अपर्चर को सिलेक्ट करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कितना एरिया फोकस में चाहिए। अगर आपको एक फेस शूट करना है, एक पोर्ट्रेट शूट करना है, तो वहां पर कम से कम आपको 12 इंच का फोकस एरिया चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप जब भी पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या हेडशॉट शूट कर रहे हैं, सो वहां पर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी ज्यादा शैलो ना हो कि सिर्फ आपको 3 या 4 इंच की डेप्थ ऑफ फील्ड मिले। और डेप्थ ऑफ फील्ड अगर आपकी सही हुई तो आपको इमेज बिल्कुल परफेक्टली फोकस मिलेगी, आपको पूरा फेस, पूरा सब्जेक्ट आपको शार्प मिलेगा। चौथी मेरी टिप है डोंट शूट ऑन हायर आईएसओ। मैं जानता हूं कि आजकल के कैमरास बहुत ज्यादा हाई आईएसओ के अंदर शूट कर सकते हैं, आप बहुत ही लो लाइट कंडीशन में भी जाकर के शूट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कि जब भी आप
लो लाइट कंडीशन में जाते हैं, आईएसओ को आप ज्यादा बूस्ट कर देते हैं, तो आपके इमेजेस के अंदर ग्रेन आ जाता है। और अगर आपके इमेज में ग्रेन आएगा या नॉइस आएगी तो वहां पर पिक्सल की क्वालिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको इमेजेस काफी सॉफ्ट नजर आ सकती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी इमेज को चेक करें तो वहां पर इस बात को नोटिस जरूर कीजिएगा, कहीं आपको नॉइस की वजह से इमेज सॉफ्ट तो नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? बेसिकली आप हायर आईएसओ को जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर है, या हम यूं कहें कि आपको उस लेवल तक ही आईएसओ को बढ़ाना चाहिए जहां पर कि आपको विजिबल नॉइस नजर ना आए। अगर आपको विजिबल नॉइस नजर आ रही है तो ऐसे में आपको लाइट को यूज करना चाहिए, आपको अपर्चर चेंज कर लेना चाहिए, तभी आप ज्यादा बेटर तरीके से अपने पिक्चर को एक्सपोज कर पाएंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से अपनी पिक्चर को एक्सपोज करेंगे तो वहां नॉइस नहीं आएगी, और अगर नॉइस नहीं आएगी तो आपको इमेज शार्प मिलेगी, वहां पर आपको इमेज में सॉफ्टनेस नजर नहीं आएगी। पांचवी टिप है यूज रिमोट और टाइमर व्हाइल शूटिंग। जब भी आप स्लो शटर स्पीड पे काम कर रहे हैं या लॉन्ग एक्सपोजर शूट कर रहे हैं, ऐसे में आपको या तो रिमोट यूज करना चाहिए या आपको टाइमर यूज करना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि जब भी आप लॉन्ग एक्सपोजर कर रहे हैं या स्लो शटर स्पीड पे काम कर रहे हैं तो वहां पर आप ट्राइपॉड तो डेफिनेटली यूज कर रहे होंगे। पर ट्राइपॉड इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि आपका कैमरा अब नहीं हिलेगा। जब भी आप शटर को रिलीज करेंगे वहां पर बहुत चांसेस हैं कि आपका कैमरा वाइब्रेट कर जाए और स्टार्टिंग के अंदर ही कैमरे के अंदर मोशन ब्लर आ जाए। सो ऐसे में अगर आप वाइब्रेशन नहीं चाहते तो आपको या तो रिमोट यूज करना चाहिए, और अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो आप आपके कैमरा का इनबिल्ट फीचर जो कि है टाइमर, उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 10 सेकंड का टाइमर यूज करेंगे और उसके बाद शटर को रिलीज करेंगे तो ऐसे में 10 सेकंड होंगे आपके कैमरे को स्टेबल होने के लिए, और आपको बिल्कुल परफेक्टली शार्प इमेज यहां पर मिलेगी। और चलते हुए एक लास्ट बोनस टिप, अगर आप आपके लेंस के ऊपर कोई फिल्टर यूज कर रहे हैं और स्पेशली वो है यूवी फिल्टर जो कि आपको कैमरा के साथ फ्री में मिला था या आपने 100-200 रुपए का खरीदा था, सो प्लीज उसको उतार करके आप फेंक दीजिए, क्योंकि ये जो घटिया सा ग्लास आपने अपने लेंस के ऊपर लगा रखा है ये भी आपकी इमेज की क्वालिटी को खराब कर रहा है। वैसे तो आपको यूवी फिल्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी यूवी फिल्टर खरीदना चाहते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंसिव यूवी फिल्टर खरीदिए, उसको आप लेंस के ऊपर यूज कीजिए, तभी आपको शार्प पिक्चर्स मिलेंगी, तभी आप अपने लेंस की क्वालिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप पे कुछ सवाल हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या आप अगर मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको अगर पसंद आता है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे, और व्यूज बढ़ेंगे तो मेरे को काफी सपोर्ट मिलेगी इस चैनल को ग्रो करने में। और आपने भी अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, एक मोटिवेशन मिल जाती है यार।